हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक ऐसे चैनल पर जहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड लेक्चर को, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट जो लेक्चर बनाया था वहाँ पर हम लोग ने कुछ बेसिक जानकारियों को देखा था। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड लेक्चर में, जहाँ पर मैंने छोड़ा था फर्स्ट लेक्चर से, वहीं पर स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस क्या होती है इसके बारे में एक छोटी सी नॉलेज ली थी और मैंने कुछ डेफिनेशन भी लिखी थी, उसी को मैं रिपीट करता हूँ। अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स a process which transforms one or more substance into new substances. A process which transform one or more substances into new substances which have new properties is called केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो क्या कह रहा है? अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज विच हैव न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने देखा है कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, और वो जो नया सब्सटेंस होता है वो पुराने वाले सब्सटेंसों से नई प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक ना? जैसे मान लीजिए, अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। रिएक्ट करने के बाद H2O बनता है, यानी लिक्विड वाटर। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये तो लिक्विड हो गया, ये हो गए दोनों गैसियस फॉर्म में, तो दोनों की प्रॉपर्टी में यहाँ डिफरेंस आ गया। तो वही चीज कह रहा, प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू न्यू सब्सटेंसेज। ये दोनों दूसरे सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर रहती बातें आपको? ठीक ना? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक ना? नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनके रासायनिक गुण भी नए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स, द सब्सटेंस विच takes part in a chemical reaction are called reactants। अबे यार, ये सब बज रहा है, सब आ रहा होगा कि। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने देखा था कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज प्रोडक्ट। मतलब जो नए
पदार्थ बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो पार्टिसिपेशन से जो नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस बन रहा है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस बनना वो प्रोडक्ट है, और जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक ना। तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको यहीं पर एक दे दिया था, ठीक ना। तो ये जो एग्जांपल होता है ये इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया। जैसे आपसे ऐसे भी लिखा हो सकता है एग्जांपल, कैसे कि हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas to form water, ये लिखा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको सिंबलाइज फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहने लगते हैं, ठीक ना। तो अब हमारी अगली जो टॉपिक होने वाली है वो केमिकल इक्वेशन ही होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर हम देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो नए बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा फलस्वरूप नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है, ठीक ना। यही चीज है यहां पर। चलिए अगर हमको देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कैसे पहचान करें। पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहली बात होती है, वहाँ पर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस निकल रही है, ठीक ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसके फलस्वरूप हमें क्या मिल रही है, गैस बनती हुई नजर आ रही है। तो गैस के भी पहचानने के अलग अलग जैसे प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस अगर हमें निकालना है तो वो पॉप साउंड करती है। अगर हम उसके पास एक जलती हुई कोई मैच स्टिक लेकर के जाए तो पॉप की साउंड वो देती है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके की गैस निकल रही है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, तब भी वहां पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई कंपाउंड है, वो पहले किसी और कलर का था, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो वो फलस्वरूप कोई और कलर में देगी। जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर का है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसका कलर जो हो गया ब्लू हो गया। तो इस तरीके से चेंज इन कलर भी किसको बताता है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, इसकी पहचान कराता है, आइडेंटिफिकेशन कराता है इसका, ठीक ना। नेक्स्ट बात आती है, हम लोग लिखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो आप लोग के मन में यहाँ सवाल आ रहा होगा, यार चेंज इन स्टेट तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सर ने यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज इन स्टेट जब अकेले होए बच्चे, अकेले होए तब वो फिजिकल में आएगी, लेकिन जब उसके साथ ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं तो वो किस में गिनी जाएगी, वो केमिकल रिएक्शन में गिनी जाएगी। ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, किनके साथ, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जितने चेंजेस मैंने अभी तक लिखे हुए हैं। इसके बाद होता है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन होता है, तो भी वहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होती है। और आखिरी में है पांचवी बात जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है आप जानते हो, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक ना।
जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें अघुलनशील पदार्थ के रूप में नीचे जमा हुआ दिखता है, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे मान लो एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक ना, जब रिएक्शंस आएंगी वहाँ पर मैं इसको विद एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप डाल दिया पाउडर, तो पाउडर सॉल्युबल नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसे ही इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं और बनने के बाद वहाँ पर नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जम जाते हैं, ठीक ना। तो ये जब ऐसी कोई हरकत हो तो भी हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक ना। कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे थे जो कि सॉल्युबल थे, उनको मिला दिया तो कुछ प्रेसिपिटेट जम गया, ठीक ना, कोई लेयर आ गई, फिर वो नीचे बैठ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया और यहाँ पर भी केमिकल चेंज होगा। क्लियर है बच्चों इतनी बातें। इसके बाद हम लोग ने अभी जैसे बात किया था केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग की अगली जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो रासायनिक समीकरण बच्चों कुछ और नहीं, मैंने अभी बताया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and formulas, in terms of symbols and formula of reactants and products। यानी रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों एवं उत्पादों का प्रतीक या सूत्रों के फॉर्म में या सूत्रों के रूप में लिखना ही उनको क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। सूत्रों या फॉर्मूला जिसे कैसे सूत्रों और प्रतीकों के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर इसका मतलब समझिएगा, जैसे अभी मैंने H2O प्लस H2 प्लस O2 गिव्स H2O वाला दिया था एग्जाम्पल। तो जैसे मान लो कि मैथमेटिकल अगर टर्म से समझाएं तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, मान लो लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम ये समझते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई x के साथ है, फिर प्लस है, फिर 2 का मल्टीप्लाई y के साथ है, फिर हमें रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा होगा, 10 मिल रहा होगा, ठीक ना। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बच्चों। तो इसी तरीके इसको ऐसे ना लिख करके, ऐसे ना बोल करके 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम पूरा स्टेटमेंट ना लिखे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इतना लंबा ना बोल करके क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होता है कि अगर पहला कोई दो रिएक्टेंट है तो A प्लस बी यानी बीच में प्लस लगेगा। ये एरो का डायरेक्शन किधर रहता है, जिस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी बन रही है, यानी जिस तरफ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ए बी नाम का मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए और बी के रिएक्ट करने से, तो ए और बी डायरेक्शन एरो की किस तरफ रहती है, प्रोडक्ट की तरफ रहती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इनके बीच में क्या होता है, अगर 2 है तो बीच में प्लस, 3 है तो भी प्लस, उधर भी इसी तरीके से अगर कोई 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बीच में प्लस लगेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के फॉर्म में। क्लियर है। जैसे और मोर इंफॉर्मेटिव अगर किसी रिएक्शन को बनाना है तो एक बात और जान लीजिए कि अगर आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव आपको किसी रिएक्शन को बनाना है, क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको
एस दिखा हुआ लिखता है, यानी एस कहीं पर लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है सॉलिड। अगर एल दिखे तो इसका मतलब होता है लिक्विड। अगर कहीं पर मिले जी तो इसका मतलब समझ जाओ गैस है वो, ठीक ना। अगर इसके अलावा हमें दिखे ए क्यू, इसका मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। क्या है, एक्वस सोल्यूशन। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है तो सॉलिड फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया तो जी यानी कि गैसियस है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा तो ये भी गैस है, ठीक। तो ये जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो कंपाउंड बना है वो गैसियस फॉर्म में है। यहाँ जो कंपाउंड लिया गया वो सॉलिड फॉर्म में, वहाँ जो कंपाउंड लिया गया वो गैस है, ठीक ना। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लो कहीं पर गैस इवोल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है कहीं किसी रिएक्शन में, तो उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है, इस तरीके से। इसका मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम यहाँ पे गैस बनी ना तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन दिखा दें तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर गैस इवोल्व हो रही है। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि जैसे प्रेसिपिटेशन के केस में क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन के केस में होता है बच्चों, यही एरो को हम नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं, नीचे की तरफ। ये अपवर्ड डायरेक्शन है और ये वाली क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर ले। जैसे मान लीजिए यही इसको a प्लस बी मिलके ए बी बन रहा है, तो ए बी मान लो एक प्रेसिपिटेट है तो हमको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाती है, ज़्यादा कह सकते हो कि सूचनात्मक लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भाई सारी डिटेलिंग की गई, एक तरीके से कह सकते हो ओवरऑल डिटेलिंग है ये, ठीक ना। क्लियर है बच्चों इतनी बातें। एस रहेगा तो सॉलिड, एल रहेगा तो लिक्विड, जी रहेगा तो गैस, ए क्यू लिखा रहे तो एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब बच्चों किसी चीज़ का जलीय विलयन, ठीक ना। जैसे आपने नमक लिया, नमक को पानी में मिला दिया तो ये एक्वस सोल्यूशन हो गया, NaCl का एक्वस सोल्यूशन। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, नमक का, ठीक ना। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जलीय विलयन। लिखते हैं AQ से ही है, लिखते हैं लेकिन AQ से ही। इवोल्यूशन है, गैस निकल रही तो एरो उसी तरह बना होगा, अपवर्ड। प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, ठीक ना, प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। प्रेसिपिटेशन उस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैंने प्रेसिपिटेशन लिख दिया, इसको प्रेसिपिटेट कर लीजिएगा, ठीक। ये होता है प्रेसिपिटेट, PPT शॉर्ट में कहते हैं PPT, और हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। और जिस रिएक्शन में अवक्षेप बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं अवक्षेपण रिएक्शन, ठीक। तो इस तरीके के सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग किसी भी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इस चैप्टर की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कह सकते हो आप, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब दो रिएक्टेंट मिलके, ध्यान से सुनिएगा, जब दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाए, कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। दो रिएक्टेंट होंगे और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स those chemical reaction which involves the combination of two or more substance, the combination of two or more substance into two or more substance to form a single new substance, to form a single new substance
इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। एक सब्सटेंस बनेगा जो कि सिंगल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया मैग्नीशियम को, इसकी अभिक्रिया करा दी नाइट्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये सिंगल न्यू सब्सटेंस है जहां पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए Mg है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना लिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक ना। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ये मैग्नीशियम रिबन होता है, रिबन के फॉर्म में होता है। इस मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी बर्न हो करके ये पूरी तरीके से एक पाउडर सब्सटेंस के फॉर्म में यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक ना, वाइट लाइट के साथ, ठीक ना। तो मैग्नीशियम रिबन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहां पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद हम लोग करते हैं अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन। सेकेंड जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पर कोई सब्सटेंस जो होता है वो डीकम्पोज होता है। कैसे डीकम्पोज होता है, इसको इस रिएक्शन को बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स भी कहा जाता है, उल्टा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है बात। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो दो या दो से अधिक यानी मोर देन टू प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। क्लियर है। इसको लिख दें, अ कंपाउंड ब्रेक्स टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अ कंपाउंड, या लिखो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच a compounds to break a compound breaks to form two or more products is called combination reaction, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें लिखना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन ये जो डीकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है बच्चों, ये ऐसे कोई सब्सटेंस डीकम्पोज नहीं होता है, वो तीन तरीके से डीकम्पोज हो सकता है। क्या, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप निकल के आते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डीकम्पोज होना। किस फॉर्म में, तो देयर आर, हम लोग लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन
रिएक्शन जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, ठीक ना। और तीसरा होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, पहली थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और तीसरी फोटोलिटिक। इसका मतलब क्या होता है, जिस केमिकल इक्वेशन में बच्चों, जिस केमिकल इक्वेशन में हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, हीट की मदद से डीकम्पोज करते हैं सब्सटेंस को, ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। यानी यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा था, तो वो हीट के वजह से हो रहा था। हीट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक ना। ये हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से एरो के ऊपर, या आप अगर लिखना है आप इसको हटा करके आप क्या कर दो, प्लस लगा के हीट लिख दो। ये भी आपको बताएगा कि यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन हो रही है। अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप एरो के ऊपर हीट लिख दो, तो ये भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ट्रायंगल बना के एरो के ऊपर हीट लिख करके, या प्लस लगा करके हीट लिख करके, तो रिएक्टेंट साइड पर। तो ये होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी जहाँ पर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं डीकम्पोज करने के लिए सब्सटेंस को, वो थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को या सब्सटेंस को डीकम्पोज करने में, इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रोलिसिस उसे शॉर्ट में कहते हैं, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन भी कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन यानी जहाँ पर हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी सब्सटेंस को डीकम्पोज करने के लिए, इसको फोटोलिसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको, फोटोलिसिस मतलब होता है प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। यानी ये हो गई थर्मल, ऊष्मीय वियोजन, इलेक्ट्रिकल यानी कि हम कह दिए वैद्युत वियोजन, और तीसरी हो गई प्रकाशीय वियोजन, ठीक ना। ये तीन तरीके की अभिक्रियाएं हमारे सामने डीकम्पोजिशन में आती हैं, ठीक। तो इसको अगर हम लिखना रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, द रिएक्शन विच यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। तो फटाफट देख लीजिए पहले इसको, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे इसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक ना। तो जो है इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस तीनों को करते हैं, लेकिन अगली वीडियो में इसको लिख लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने वैसे ओरली आपको बता दिया है कि तीनों का मतलब क्या होता है, इसकी रिएक्शंस भी लिख लेंगे, सारी चीज़ें लिख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट इसको आप पहले लिख लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।